हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज हम हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं। और हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज हमारा जो टॉपिक है वो है समास। और समास के प्रकार के बारे में हम जानेंगे दोस्तों। और जानेंगे कि समास क्या होता है, कैसे समास पर प्रश्न आते हैं, कैसे हमको हल करना है, ये भी जानेंगे। तो चलो चालू करते हैं समास और जानते हैं समास के बारे में, है ना। सबसे पहले तो समास होता क्या है दोस्तों, है ना। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि समास होता क्या है। समास का अर्थ क्या होता है। लोग बोलते हैं कि समास का अर्थ होता है भाई संक्षिप्तीकरण, संक्षेप। नहीं, ऐसा नहीं है। समास का मतलब होता है दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि कोई बात है ना, बड़ी बड़ी बात को अगर मैं कम से कम शब्दों में कहूं तो उसे कहता हूं मैं समास। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है समास। यानी कि छोटे शब्द में किसी बात को कहना, छोटे शब्द में किसी बात को कहना, है ना। इसको बोलेंगे समास। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे समास। कि बड़ी बड़ी बात को छोटे शब्दों में कहना। अच्छा, आप खुद बताइए, अगर मैं बोलता हूं, अच्छा ये उदाहरण देखिए अब, रसोई के लिए घर, इतना बड़ा शब्द, है ना, एक वाक्य हो गया ये तो। इसको अगर मैं बोलूं रसोई घर तो क्या गलत है, कोई गलत नहीं है। रसोई घर बोल सकते हैं, बात तो एक ही हुई। रसोई के लिए घर यानी कि रसोई घर। तो यही होता है समास। बड़ी बड़ी बात को छोटे शब्द में कहना ही कहलाता है समास। ठीक है जी। अब समास का तात्पर्य होता है संक्षिप्तीकरण। समास का तात्पर्य क्या होता है, संक्षिप्तीकरण, मतलब सीमित शब्दों में कहना। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हुए नवीन एवं सार्थक शब्द। नवीन एवं सार्थक शब्द यानी कि दो शब्दों का मेल हुआ, रसोई का, घर का, और एक शब्द बना रसोई घर। ठीक है, जैसे कि राजा का पुत्र, तो क्या बना, राजपुत्र। इसी प्रकार नवीन एवं सार्थक शब्द। अब ये शब्द कैसा है दोस्तों, ये एक नया शब्द बना। इन राजा और पुत्र दो अलग अलग शब्द थे, बना क्या, एक राजपुत्र, एक नया शब्द बना। ये कैसा शब्द है, ये सार्थक शब्द है। और हिंदी भाषा में सार्थक शब्दों का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसा कि हम सब जानते ही हैं। तो इसी को बोलते हैं समास। समास, देखो दोस्तों, समास को या हिंदी में कोई भी टॉपिक है, संधि है, आपका वर्णमाला है, कोई भी टॉपिक है, कोई भी विषय है, उसको जानने से पहले उसके जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, उनके जो बिंदु हैं, उनको समझना चाहिए। ठीक है, तो समास के भी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, उनको आज हम समझते हैं। जैसे कि सामासिक शब्द क्या होता है। ठीक है, सामासिक शब्द क्या होता है। सामासिक शब्द का अर्थ होता है कि जो, देखो समास के कितने प्रकार होते हैं, समास के 6 प्रकार होते हैं। इन 6 प्रकार के समासों को हल करने का या इन्हें पहचानने का कोई ना कोई तरीका होगा। उन्हीं तरीकों को, यानी कि उनके जो नियम होते हैं, उन्हीं नियमों से निर्मित शब्द को क्या कहते हैं, सामासिक शब्द कहते हैं। जैसे कि राजा का पुत्र, ये सामासिक शब्द है, नहीं है। सामासिक शब्द क्या है, राजपुत्र, क्योंकि ये एक सार्थक शब्द है, एक नवीन शब्द है जो समास के नियमों से निर्मित हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया राजपुत्र। अब हमने बोला कि समास विग्रह क्या होता है। इसी राजपुत्र को अगर मैं इस तरीके से लिखूं, राजा का पुत्र, तो ये क्या हुआ, विग्रह हुआ, मतलब समास को तोड़ दिया। तो उसे कहते हैं समास विग्रह। अब जानिए ये क्या है। समास में इस शब्द को हम क्या बोलेंगे, पहला शब्द। इस शब्द को क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे दूसरा शब्द। तो इसी को सामासिक भाषा में बोलते हैं पूर्व पद, और इसी को बोलते हैं उत्तर पद, यानी कि दूसरा पद या बाद वाला पद। ठीक है जी। तो ये होता है भैया कुछ विषय, यानी कुछ पॉइंट जो समाज के विषय में जानना जरूरी है। ठीक है, चलिए जी, अब आइए आगे समाज के प्रकार के बारे में जानते हैं कि समाज के कितने प्रकार होते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं समाज के प्रकार होते हैं 6। अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, आपका द्विगु समास, द्वंद्व समास, और आपका बहुब्रीहि समास और
कर्मधारय समास। कितने समास हुए? समास के 6 प्रकार हुए। कौन कौन से हुए? अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास और ये आपका हुआ कर्मधारय समास। कितने प्रकार हुए दोस्तों? 6 प्रकार। अगर कोई मुझसे पूछता है कि समास को भाई पूरा पढ़ाना चाहिए क्या, मैं बोलता हूं कि समास हो गए भैया दोस्तों यहाँ पे खत्म। क्या लिखेंगे हम? खत्म। समास हो गए खत्म, अब है ही नहीं है समास। क्यों नहीं है? देखो क्यों नहीं है। अगर मैं आपसे बोलूं कि समास को सरल भाषा में पहचानने का कोई नियम होता है? बिल्कुल। समास को पहचानने के या पहचान के एक तरीका होता है। क्या तरीका होता है? देखो, अव्ययभाव समास में जैसे कि मैं आपको बताया, पूर्व पद प्रधान होता है, या जो पूर्व पद या पहला पद होता है ना, वो हमेशा उपसर्ग के अंतर्गत आता है। वो हमेशा ऐसा होगा जो उपसर्ग बनाता होगा। आप देख लेना, यथा, ठीक है, प्रति, प्रा, आ, ऐसे शब्द। अब तत्पुरुष समास में क्या बोलेंगे? इसमें दूसरा पद यानी कि उत्तर पद क्या होता है? प्रधान होता है। इसमें उत्तर पद क्या होता है? प्रधान होता है। आप कभी भी देख लेना, तत्पुरुष समास में उत्तर पद होगा प्रधान। द्विगु समास में पूर्व पद प्रधान होता है, यानी कि पहला पद होगा प्रधान, और इसमें हमेशा पहला पद क्या होगा? संख्या वाला होगा, या बोल सकते हैं कि संख्या वाचक होगा, है ना? संख्या वाचक होगा। अब आते हैं द्वंद्व समास पे। द्वंद्व समास में भाई दोनों पद होते हैं प्रधान। कौन से? दोनों पद होते हैं प्रधान। और हमेशा देख लेना, दोनों पद, इसका जब विग्रह करेंगे ना तो इसमें योजक चिन्ह भी लग के आता है, इसलिए ये पहचानना बहुत इजी होता है। बहुब्रीहि समास, कोई भी पद नहीं होता प्रधान, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, ये याद रखो। ये हमेशा क्या करेगा? एक तीसरे पद को प्रधान बताएगा या तीसरे पद की ओर इशारा करेगा भाई कि ये प्रधान है, हम नहीं है। और आते हैं भैया कर्मधारय। अब भैया कर्मधारय क्या होता है? कर्मधारय में हमेशा देखना दोनों पद प्रधान होंगे, दोनों पद हमेशा प्रधान होंगे इसमें। बस हो गया, यहां समास खत्म। एक दो नियम बचते हैं दोस्तों, बस उनके आधार पर समास करते रहो बस। अच्छा, हम अक्सर ये बोलते हैं प्रधान प्रधान, प्रधान का मतलब समझते हो क्या होता है? मैंने अभी इसमें बोला कि इसमें पूर्व पद प्रधान होगा, इसमें उत्तर पद प्रधान उसके होगा, इसमें पूर्व पद प्रधान होगा, इसमें दोनों पद प्रधान होंगे। इसका मतलब आप समझे क्या हुआ? प्रधान का अर्थ हुआ दोस्तों, जैसे कि देखो, आप, ये है भैया राम, ये कौन है? ये है भैया राम, और ये है भैया श्याम, छोटे आदमी, ठीक है। ये पढ़ रहा है भाई एक बहुत अच्छे कॉलेज में, मान लो ऑक्सफोर्ड कॉलेज में पढ़ रहा है, जो कि भाई लंदन है ना। और ये कहाँ पढ़ रहे हैं? ये पढ़ रहे हैं हमारे भैया दिल्ली के जेएनयू में, ठीक है, जेएनयू में पढ़ रहे हैं। जब ये राम जो है या श्याम ये है, जब श्याम राम से मिलेगा तो श्याम क्या सोचेगा? और ये तो ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहा है, ये तो भाई मुझसे बड़ा हुआ, इसको ज्यादा तवज्जो देना पड़ेगा, मतलब ये प्रधान हो गया इसके लिए, ठीक है। एक अन्य उदाहरण समझो, जैसे कि आपके घर में आपके पिताजी होंगे, है ना, वो क्या होंगे? वो आपके लिए हमेशा जो है पहले नंबर पे होंगे, मतलब आपके लिए एक आदर्श होंगे, आपके लिए एक प्रधान होंगे। यही होता है प्रधान, समझे? प्रधान का मतलब आपसे ऊपर होना, बस यही होता है समास में प्रधान का मतलब। जैसे कि अगर मैं बोलूं इसमें पूर्व पर प्रधान कैसे हुआ, आप देख लेना, कभी भी आप देखना, जैसे कि मैं एक उदाहरण लिखूं, राजपुत्र, ठीक है, राज का पुत्र, सॉरी राज का पुत्र नहीं, राजा का पुत्र। तो राजपुत्र में हमेशा देखना, इसमें हमेशा आपका क्या प्रधान होगा? इसमें हमेशा जो होगा आपका प्रधान पूर्व पद, यानी कि पुत्र। राजा तो एक ही होगा, मगर अगर मैं यहां पुत्री कर दूं तो क्या फर्क पड़ा?
बहुत फर्क पड़ा। पहले पुत्र प्रधान था, राजा का पुत्र, अब राजा की पुत्री हो गई, तो ये हुआ ना प्रधान। बस ऐसे होते हैं प्रधान। अब चलो आगे समझते हैं अव्ययभाव समास क्या होता है, जानते हैं अव्ययभाव समास के बारे में। देखो अव्ययभाव समास का अर्थ हुआ, अव्यय मतलब समझ रहे हो, हिंदी में जो अव्यय होते हैं उनका अर्थ जानते हो क्या होता है? हिंदी में जो अव्यय होते हैं पहले उन्हें जानो। देखो अव्ययभाव समास ही समझते हैं सीधे। चलो अव्ययभाव समास जिसका पहला पद अभी मैंने बताया पूर्व पद प्रधान हो, उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। बिल्कुल कहते हैं, क्यों नहीं कहेंगे, उसे ही तो अव्ययभाव कहेंगे। अगर मैं ऐसे बोलूं कि इसमें पूर्व पद जो होता है ना, वो इसमें होता है उत्तर पद। पूर्व पद क्या होता है? प्रधान होता है। उत्तर पद क्या होता है? अप्रधान होता है। मतलब इसकी प्रधानता नहीं होती, ये प्रधान नहीं होगा। चलो पहला नियम तो ये हुआ। दूसरा नियम क्या हुआ? दूसरा नियम ये हुआ दोस्तों इसमें कि ये जो समास है, अव्ययभाव समास की बात कर रहे हैं, इसमें भाई आपका वही क्या बोलते हैं, इसमें उपसर्ग वाले पद होंगे। पहचानने के जो ट्रिक अगर मैं बोलूं, पहचान के नियम, इसमें उपसर्ग वाले पद होंगे। ठीक है, ठीक है। और बस इतना काफी है। आप कोई भी उदाहरण देख लो आप, आजीवन यानी कि जीवन भर, जीवन तो वही हुआ, भर यानी कि प्रधान, आ, देखो इसको क्या लिखोगे, इसको आप लिखोगे आ प्लस जीवन। देखो जीवन तो जीवन ही रहा, और ये क्या हुआ, भर। यथा विधि यानी कि विधि के अनुसार, क्रम है ना, तो क्रम के अनुसार यथा। शक्ति के अनुसार, पेट भर के, रातों रात यानी कि रात ही रात में, और प्रत्येक दिन यानी कि प्रतिदिन, हुआ कि नहीं हुआ। निडर बिना डरे या डर के बिना, निसंदेह यानी कि संदेह के बिना, और प्रतिदिन यानी कि हर दिन। ये होता है आपका अव्ययभाव समास। बस इतना ही है दोस्तों। कोई भी उदाहरण लेना, आप तोड़ के देखना ऐसे ही टूटेंगे। ठीक है जी, आप तोड़ के खुद ही देखना, आप खुद समझ जाओगे कि ऐसे टूटेंगे या नहीं टूटेंगे। बिल्कुल ऐसे ही टूटेंगे सारे। अब आता है अपना कौन सा समास, द्विगु समास। कि द्विगु समास क्या होता है? देखो जैसे कि मैंने इसमें बताया आपको द्विगु समास में, कि द्विगु समास में जो है आपका कौन सा पद प्रधान होता है, पहले तो ये बताओ आप। इसमें होता है आपका उत्तर पद प्रधान। कौन सा पद प्रधान? उत्तर पद होता है इसमें प्रधान। और पूर्व पद क्या होता है? आ प्रधान होगा। ठीक है, आ प्रधान होगा इसलिए क्योंकि जब इसमें उत्तर पद प्रधान हो रहा है ना। उत्तर पद, हाँ इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। अब देखो, सॉरी, इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। इसमें पूर्व पद संख्यावाची विशेषण से द्विगु समास कहलाता है। ठीक है, जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण, उसे द्विगु समास कहते हैं। इसमें समूह में अथवा समाहार का बोध होता है। ठीक है, समूह का या समाहार का बोध होता है। सिंपल है, पहचान में आ ही जाता है दोस्तों। कोई भी उदाहरण ले आप, जैसे कि नवग्रह, तो 9 ग्रहों का समूह आ गया। दोपहर, 2 पहरों का समूह। चौमासा यानी कि 4 मासों का समूह, या 4 महीने का समूह बोल सकते हो। नहीं, मासों का ही समूह बोलेंगे, बरसात का सीजन होता है, सॉरी। नवरात्रि यानी कि 9 रात्रियों का समूह। त्रिलोक यानी कि 3 लोकों का समूह। ठीक है, तो इस प्रकार होता है द्विगु समास। ठीक है जी, इसमें उत्तर पद होता है आपका प्रधान, और भाई पूर्व पद होता है इसमें अप्रधान। और इसमें क्या होता है, पूर्व पद जो होता है संख्यावाची विशेषण होता है। ठीक है जी, अब आइए, अब आता है आपका भाई द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास में देखो क्या होता है। द्वंद्व समास में दोस्तों होता है आपका कि इसमें दोनों पद होते हैं प्रधान। पहली चीज तो ये, ठीक है। अभी जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि इसमें दोनों पद होते हैं प्रधान। दोनों पद प्राय एक दूसरे के विलोम होते हैं, सदैव नहीं। 99% तो विलोम होंगे, 1% नहीं होंगे। इसका विग्रह करने पर और या का प्रयोग होता है। देखो विभक्ति चिन्ह आती है, योजक चिन्ह आता है, ये देखिए।
आता है कि नहीं आता? ठीक है। माता पिता, माता और पिता, ठीक है, माता और पिता, ये देखिए माता और पिता। दाल रोटी, रोटी और दाल। पाप और पुण्य, अन्न और जल, जल और वायु। फल और सब्जी, भला और बुरा, रुपए और पैसे, अपना और पराया भी कर सकते हैं, अपना या पराया दोनों सही है। नीला और लोहित, ठीक है, यानी कि लाल, ठीक है। धर्म और अधर्म, या अधर्म भी कर सकते हो। सुर या असुर, ठीक है, सुर और असुर भी कर सकते हो, ठीक है। शीता तप, यानी कि शीत या आताप, ठीक है जी। तो ये होता है आपका द्वंद्व समास। अब आता है आपका तत्पुरुष समास। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर प्रश्न जो है मैंने देखे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से तत्पुरुष समास से काफी अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो तत्पुरुष समास में क्या होता है दोस्तों? इसमें कौन सा पद प्रधान होता है? इसमें होता है आपका उत्तर पद प्रधान होता है, यानी कि अंतिम वाला पद, ठीक है जी। उसमें कारक की विभक्ति होती है, बिल्कुल कारक चिन्ह इसमें मौजूद होगा। अब विग्रह करना किसी भी समास का, जैसे कि राजा का कुमार, अब देखो यहाँ पे का आ गया आपका विभक्ति चिन्ह, राजकुमार। धर्म का ग्रंथ, धर्म ग्रंथ। रचना को करने वाला, रचनाकार, देखो को, ये आपकी विभक्ति चिन्ह हो गया। तो इसी प्रकार से विभक्ति आती है, ठीक है। अब कारक कितने प्रकार के होते हैं? कारक होते हैं 6 प्रकार के। कौन कौन से? कर्म कारक, तत्पुरुष समास के अंतर्गत 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है जी, ये याद रखना। करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक और अधिकरण कारक। विभक्ति कौन कौन सी होती है? को, कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध काकी के, अधिकरण में, बिल्कुल। चलिए भैया कर्म कारक समझते हैं। तो कर्म कारक की विभक्ति हमने जैसे कि बताई क्या होती है? को होती है। कर्म को, कर्म को। अब देखो मतदान, यानी कि मत को देने वाला। ग्रह कट, ग्रह को काटने वाला, ठीक है जी। करण, कर्म को करण से, यहां विभक्ति होनी चाहिए से। देखो जन्म से उत्पन्न, मुंह से मांगा हुआ, गुणों से हीन, ठीक है जी। संप्रदान के लिए, क्या विभक्ति होगी? संप्रदान के लिए। हाथ के लिए घड़ी, सत्य के लिए आग्रह और युद्ध के लिए भूमि। अब आइए अपादान कारक। अपादान कारक मतलब क्या होता है? अपादान कारक की विभक्ति होती है भैया से, परंतु इसमें से का मतलब होता है अलग होने का भाव होता है, अलग होने का भाव मिलेगा। जैसे कि देखिए कोई भी उदाहरण, धन से हीन, धन से क्या हो रहे हैं? अलग हो रहे हैं, हट रहे हैं। भय से भीत, भय से क्या हो रहे हैं? भाग रहे हैं। जन्म से अंधा है ना। सबकी अगला अलग होने का भाव एक प्रकट होता है। संबंध काकी के, प्रेम का सागर, दिन की चर्या, भारत का रत्न, है ना। ये देखिए सब में काकी के, है ना। अधिकरण की व्यक्ति तो आपको पता ही है, में होती है। नीति में निपुण, आत्म में विश्वास, घुड़ पर सवार, हाँ पर भी होती है एक विभक्ति, ठीक है, पर घोड़े पर सवार। अब आइए कर्मधारय समास जानते हैं कि कर्मधारय समास क्या होता है। देखो कर्मधारय समास में तो जैसे कि आपको पता है, इसमें भाई विशेषण, विशेषण और विशेष्य, इन दोनों का रोल बहुत होता है। अक्सर लोग कहते हैं कि विशेषण क्या है, विशेष्य क्या है ना, यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा पद विशेषण होगा, कौन सा विशेष होगा। देखो विशेषण हमेशा जो है आपका, कैसे मैं आपको समझाऊं, देखो मैं आपको इस तरीके से समझा सकता हूं। एक उदाहरण लेते हैं, नीलकंठ लेते हैं ना, नीलकंठ। अब मैंने लिया भैया नीलकंठ का उदाहरण,
अब नीलकंठ में आप खुद बताइए, इसमें विशेषण क्या है, विशेष क्या है? इसमें विशेषण हमेशा जो होगा वो होगा ये कंठ। क्यों होगा? और विशेषण होगा आपका ये नीला। क्यों होगा? विशेषण का अर्थ होता है जिस संज्ञा और सर्वनाम शब्द की विशेषता बताता है, वह शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे कहते हैं विशेषण। विशेष क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे कहते हैं हम विशेषण। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे कहते हैं विशेषण। अब आप खुद उदाहरण में देखो, इसमें कंठ की विशेषता कौन बता रहा है? नीला। कंठ की विशेषता नीला बता रहा है। आप देख लो खुद ही, उदाहरण देखना, आप खुद समझ जाओगे। ठीक है। अब इसमें क्या होता है? प्रधान कौन सा होता है? इसमें प्रधान होता है आपका उत्तर पद। कौन सा होता है? इसमें उत्तर पद और पूर्व पद दोनों होते हैं प्रधान। पहली बात तो ये समझो, दोनों पद होते हैं प्रधान। ठीक है जी, दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। अब जब इसका तुम विग्रह करोगे ना, तो विग्रह में रूपी शब्द बहुत ज्यादा बार आएगा। मैंने जब किया था तो रूपी जैसे शब्दों का प्रयोग बहुत बार हो रहा था। जैसे कि देखो, चंद्रमुख। अब मुख की ही तो विशेषता बताएगा चंद्र, यानी कि चंद्र किसके समान है? मुख के समान है। तो इसका विग्रह इस प्रकार भी हो सकता है कि चंद्र किसके समान है? मुख के समान है। उत्तर क्या मिल रहा है? मुख के समान। आप प्रश्न करो, उत्तर मिलेगा चंद्र किसके समान है? मुख के समान है। तो चंद्र रूपी मुख या चंद्र जैसा मुख। चंद्र रूपी भी कर सकते हो, यहां पे अगर आप चाहते हो यहां पे रूपी भी कर सकते हो। चंद्र रूपी मुख या चंद्र जैसा मुख। देह लता। अब देह लता में आप खुद देखो, लता को बता रहा है कि लता कैसी है? देह के समान। देखो, देह किसके समान है? लता के समान है। उदाहरण मिलेगा। जब आप प्रश्न करोगे तो उत्तर भी मिलेगा, लता के समान है। तो देह रूपी लता। नील कमल, यानी कि कमल बता रहा है कि किस प्रकार है? नीला है। तो कमल कैसा है? कमल नीला है। उत्तर मिलेगा कमल। देखो, कमल से उत्तर करना कैसा। कमल कैसा है? नीला है। लता कैसी है? देह के समान है। मुख कैसा है? चंद्र के समान है। उत्तर मिलेंगे। तो नील कमल में हम ये कर सकते हैं कि नीला है जो कमल, है ना, नीला है जो कमल, या नीला रूपी कमल, ये भी कर सकते हो। सत झंझन, अच्छा है जो सज्जन, या सत है जो जन, है ना। दही रूपी बड़ा, ये प्रश्न ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार आया है कि दही बड़ा का सही समास विग्रह क्या होगा? दही में डूबा हुआ बड़ा। ठीक है। पीतांबर, पीला। देखो, अब पीतांबर में क्या होता है? इसमें आता है बहुब्री समास, मगर इसमें कर्मधारय भी होता है। कैसे होता है? अंबर क्या है? अंबर होता है एक वस्त्र, एक कपड़ा, और ये बोलना चाह रहा है कि कपड़ा कैसा है? कपड़ा है पीला। तो अंबर क्या हुआ? विशेष हुआ। पीला क्या हुआ? विशेषण हुआ। यानी कि वस्त्र की विशेषता कौन बता रहा है? आपका पीला बता रहा है ना। तो बस, तो पीला यानी कि पीला है जो अंबर, बिल्कुल इस प्रकार से इसका विग्रह होता है। नरसिंह, नर के समान सिंह। ठीक है जी। तो ये होते हैं उसके उदाहरण। अब आइए बहुब्री समास जानते हैं। बहुब्री समास का मतलब होता है कि इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होगा। ठीक है। और ये तीसरे पद की ओर हमेशा संकेत करेगा। किसके? तीसरे पद की ओर हमेशा संकेत करेगा कि भैया तीसरा पद कोई है, उस पर देखो। ठीक है। विग्रह करने पर बाला है, जो, जिसका, जिसकी, जिसके आदि शब्द आते हैं। ठीक है। दशानन, 10 हैं आनंद जिसके, 10 हैं
आनंद जिसके मतलब रावण, मतलब 10 सिर किसके थे? रावण के थे। नीलकंठ यानी कि किसका कंठ नीला था? भैया शिव जी कंठ नीला था। सुलोचन किसके नयन सुंदर थे? मेघनाथ की पत्नी के। पीला वस्त्र किसका था? यानी कि पीला है अंबर जिसका? भैया श्री कृष्ण। लंबोदर, लंबा है उदर यानी कि पेट, गणेश जी का। दुरात्मा यानी कि बुरी है जिसकी आत्मा, ठीक है, यानी कि दुष्ट, दुष्ट व्यक्ति की आत्मा क्या होती है? बुरी होती है। श्वेतांबर, श्वेत है जिसका अंबर, अंबर मतलब वस्त्र। भगवान माता सरस्वती जी के वस्त्र कहते थे श्वेत थे, इसलिए उन्हें श्वेतांबर बोलते थे। ठीक है, श्वेत श्वेत वस्त्र जो धारण करता है उसे श्वेतांबर बोलते हैं। ठीक है, दशानन तो आपको पता ही है, जो पूरे उदाहरण आप जानते ही है। और एक अगर तरीका देखो ना, ज्यादातर ना बहुब्री समास में जो है, मैं ट्रिक नहीं बोलूंगा इसे, बट कुछ हद तक भगवान के जितने भी नाम है ना, वो बहुब्री समास में मैंने देखा है अक्सर आते हैं, है ना। तो ये हमारा था भैया समास। और इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना। इसी के साथ वीडियो दोस्तों कल मिलते हैं फिर से। धन्यवाद।